देखिए, आज हम बात करेंगे अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। ठीक है, हेडिंग डाल रहे हैं। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट velocity and electric current। देखिए, आज का यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। देखिए, जो अनुगमन वेग है इसी को हम अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, या आ जाता है अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, तो दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि अनुगमन वेग ही अपवाह वेग है या अपवाह वेग ही अनुगमन वेग है, दोनों एक ही चीज है। ठीक, और किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? VD से। किससे? VD से। ठीक है, अब इनके बीच संबंध, धारा से इसका कैसे संबंध हम निकालेंगे ये जानने के लिए ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है, ये एक चालक तार है ये। ठीक, और इस चालक तार को हमने बैटरी से क्या किया? जोड़ दिया। बैटरी से हमने इस चालक तार को जोड़ दिया, ये बैटरी है, हमने इसको जोड़ा बैटरी से। ठीक, जब बैटरी से जोड़ेंगे तो चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे और उसमें धारा बहने लगेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो चालक तार है उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है और उस चालक तार की लंबाई क्या है? L है। उस तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N है। कितनी है? N है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं? अनुगमन वेग VD से। किस वेग से? मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, तो इनका वेग क्या होगा? VD। ये VD वेग से एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो निर्भर किस पे करेगा? इनकी जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की वो किस पर निर्भर करेगा, ये चीज जान लीजिए। पहला, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। मतलब ये तार है, तार का ये वाला जो क्षेत्रफल है, यानी एक तरह से तार की जो मोटाई हम कहें, तो इस तार के मोटाई पर निर्भर करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तार मोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित होंगे, तार पतला होगा तो कम इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित होंगे। मतलब ऐसे समझिए कि एक कमरे में सब बच्चे भरे हैं, पूरा कमरा भरा हुआ है बच्चों से, और उन बच्चों को समझ लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस कमरे में एक छोटा सा दरवाजा बनाया गया निकलने के लिए, तो क्या उस छोटे से दरवाजे से अधिक बच्चे निकल सकते हैं? अगर वो दरवाजा बड़ा कर दें तो ज्यादा बच्चे निकलेंगे, एक साथ 4 बच्चे 5 बच्चे निकलेंगे। अगर दरवाजा छोटा कर देंगे तो एक बच्चा निकलेगा एक बार में। सही है ना? ठीक उसी तरह से अगर इस तार की मोटाई ज्यादा हो जाए तो अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर इसकी मोटाई कम हो जाएगी तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पहला चीज
इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो तार के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अगर ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो निकलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो निकलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। पहला चीज। दूसरा चीज ये बताइए, जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उस संख्या पर भी निर्भर करेगा। क्यों? अगर इस कमरे में 50 बच्चे हैं तो इसमें से 50 बच्चे न निकलेंगे, और इस कमरे में अगर 10 होते तो 10 ही निकलेंगे। तो कहीं न कहीं इनके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करेगा। अगर ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित होंगे, अगर कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो किस पे निर्भर किया? इसके क्षेत्रफल पर, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तीसरा किस पे निर्भर करेगा? उनके वेग पर। किस पर? उनके वेग पर निर्भर करेगा। अगर उनका वेग ज्यादा होगा तो अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तेजी से, वेग कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। अगर एक बच्चा सोचिए तेजी से दौड़ रहा है तो वो अपने घर के हर दरवाजे से तेजी से बाहर जाएगा, और एक वही दुल्हन की तरह धीरे धीरे चल रहा है तो क्या वो भी उतना तेज निकलेगा? नहीं ना। तो कहीं न कहीं वेग पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करता है। तो तीन चीजों पे निर्भर किया, एक तार के, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की, और तीसरा वेग पर। अगर इन तीनों में से किसी को बदलेंगे तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बदल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे, माना, समझिएगा, लिखिएगा नहीं, पहले जब तक समझ में नहीं आ जाए कॉपी पर किसी की कलम चलनी नहीं चाहिए। आज जो चला दिया कॉपी फाड़ देंगे। जब समय हम खुद देते हैं आपको लिखिए तो लिखिए, जब हम बोर्ड के पास खड़े हैं समझा रहे हैं तो यहाँ पर पूरा समझने का कोशिश करिए। तो जब हम समझाते हैं तो आप लिखते हैं, और जब हम कहते हैं लिखिए तो बैठ के बतियाते हैं। तो ये सब गलत चीजें हैं। जो हम समझाए रहेंगे जब आप बतियाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक यहाँ तो समझने की कोशिश करिए। देखिए कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार है, उस तार की लंबाई कितनी है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? a। यही चीज इसमें लिखना है। माना एक चालक तार की लंबाई l और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? a। मान लिया हमने कि एक चालक तार है, उस तार की लंबाई l है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना क्या है? तार की मोटाई, तार की मोटाई। अरे भैया है ना क्षेत्रफल है, तो अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो तरवा मोटा होगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो पतला होगा। तो इसके क्षेत्रफल यही अनुप्रस्थ काट है। इसका मतलब है कि तार के मोटाई की बात हो रही है। ठीक है, तो तार की लंबाई l मान लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लिया। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? n। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n। और
उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? vd है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन vd वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा? एक सेकंड में अगर उसके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है और सभी इलेक्ट्रॉन vd वेग से गति कर रहे हैं, तो एक सेकंड में इस तार के अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो देखिए, तार के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या? एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर। ये संख्या किस पर निर्भर करता है बाबू? जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उनकी संख्या किस पर निर्भर करेगा? वेग पर और तार के और उसके इलेक्ट्रॉनों की, तो ये तीनों पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में n है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और उनका अनुगमन वेग क्या है? ठीक, तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इन तीनों पे निर्भर करता है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इन तीनों में किसी को बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। ठीक है, और कैसे निर्भर करता है वो चीज हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि देखिए n मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम इस कमरे में 10 बच्चे रखें तो 10 ही बच्चे बाहर जाएंगे। ठीक, अगर 20 हैं तो 20 बच्चे बाहर निकलेंगे, 40 हैं तो 40 बच्चे निकलेंगे। मतलब जितने इसमें बच्चे होंगे उतना ही बाहर निकलेंगे। तो इनकी संख्या अगर इसमें ज्यादा है तो अधिक बच्चे निकलेंगे, संख्या कम है तो ये n पर डिपेंड कर रहा है संख्या। निकलने का जो जगह है अगर वो ज्यादा होगा तो एक साथ ज्यादा बच्चे निकलेंगे, और यदि वो जगह कम है तो एक साथ कम बच्चे निकलेंगे। इसका मतलब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। तीसरा है vd, अगर जो बच्चे निकल रहे हैं अगर उनका वेग अधिक है तो जल्दी जल्दी ज्यादा बच्चे निकल जाएंगे, अगर वेग कम है तो धीरे धीरे बच्चे निकलेंगे, कम निकलेंगे। तो इसलिए इस अनुप्रस्थ काट से निकलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है एक सेकंड में वो कितनी हो जाएगी? NaVd। एक सेकंड में, समझ में आई बात? तो एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा वो देख लीजिए। अगर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक सेकंड में, तो अगर हम t सेकंड की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन, तो t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? t से गुणा कर देंगे। भाई एक सेकंड में अगर 10 बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो 2 सेकंड में कितने होंगे? 20। भाई एक सेकंड में 10 बाहर जा रहे हैं तो 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में गुणा करते जा रहे हो ना, ताकि भाग दे रहे हो। क्या कर रही हो? गुणा कर रही हो। तो अगर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो t सेकंड में कितने निकलेंगे? तो t से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा NaVd इंटू t। ठीक, तो t सेकंड में आवेश कितना प्रवाहित होगा? भाई जब इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आवेश कितना होगा? तो देखिए, तब t सेकंड में प्रवाहित क्या
आवेश, आवेश कितना प्रवाहित होगा। तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू, यही होता है ना फॉर्मूला आवेश का। तो N का मान आपने निकाल लिया, तो Q इक्वल टू N A V D इंटू E हो गया। ये टी सेकेंड में प्रवाहित आवेश हो गया। तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो देखिए तार में प्रवाहित क्या, विद्युत धारा, क्योंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, इतना आवेश टी सेकेंड में क्या हो रहा है। तो जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसी प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसका मतलब तार में धारा बह रही है। तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो धारा का सूत्र क्या है, I इक्वल टू क्यू आई, यही है ना। तो Q का मान निकल गया है, यहाँ पे रख दो। तो जब Q का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, N A V D T इंटू बटा T से T, तो I इक्वल टू N, देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N E A G, E को हमने N के बाद लिख दिया है, समझाए बात। अरे भाई इधर लिख लो तब भी कोई मतलब नहीं, लिख सकते हो, तुमको मतलब याद करने के लिए सुविधा हो जाता है। N E A V D बोलते हैं, नहीं तो बोलते N A V D बाद में बोलते ही, ठीक है। इसमें इसको यहाँ वहाँ लिख सकते हो, उसके लिए कंफ्यूज ना रहना। अब देखिए ये है धारा और ये है अनुगमन वेग, दोनों के बीच यही संबंध है। अगर पेपर में आता है 2 नंबर में आएगा कि विद्युत, हाँ, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में जो संबंध है वो आप ऐसे ही स्पष्ट करेंगे। अगर आता है 1 नंबर में कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध लिखिए, तो डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक, तब 1 नंबर मिल जाएगा, I बराबर N E A V D। लेकिन अगर स्पष्ट करने के लिए आ गया तब आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब क्या तुमको इन 7 नंबर दे दे, ठीक है। ये संबंध कैसे आया है, इस संबंध के लिए आपको करना क्या है, एक चालक तार लेना है। चालक तार जो लेंगे उसकी कुछ लंबाई होगी, उसकी कुछ मोटाई होगी, वो सारी चीजें इसमें आपको शो कर देना है। तार के एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेनी है और तार को जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं वो वेग दिखा देना है, ठीक। अब तार से के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा, तार के मोटाई पे निर्भर करेगा और इलेक्ट्रॉनों के वेग पे निर्भर करेगा। तो संख्या हो जाएगा N A V 1 सेकंड में, तो T सेकंड में T से गुणा कर देंगे। T सेकंड में आवेश कितना होगा, तो इसी में E से गुणा कर देंगे, तो आवेश निकल जाएगा। तो धारा का फॉर्मूला लगा के Q का मान रख के T से T को काट देंगे, संबंध आ जाएगा। कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब नोट कर लीजिए, चलो देखिए अब धारा घनत्व तो क्या है, अब मार देंगे तुमको। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, देखो ये तो धारा घनत्व तो है क्या, घनत्व का मतलब समझ रहे हो ना, कोई चीज घना होना, घना का मतलब कम जगह में अधिक होना, ये होता है। अगर इस पूरे कमरे में एक बच्चे को बैठाया जाए और इसी कमरे में 100 बच्चों को बैठाया जाए, तो कब घनत्व ज्यादा होगा, जब 100 होंगे, सही है। जब 100 बच्चे होंगे तो क्या होगा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, धारा घनत्व का मतलब किसी भी चालक तार के अंदर किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत जितनी भी धारा गुजरेगी वो धारा उस चालक की धारा घनत्व को प्रदर्शित करेगी। अगर उसके एकांक क्षेत्रफल से 2 एम्पीयर धारा जा रही है तो उस चालक तार का धारा घनत्व कितना होगा, 2 होगा।
लेकिन अगर उसी एकांक क्षेत्रफल से अगर 10 एम्पियर की धारा जा रही है तो उस चालक तार का धारा घनत्व क्या होगा? 10 एम्पियर होगा। तो अब हमको बताएं कि 2 एम्पियर वाली धारा या 10 एम्पियर वाली धारा दोनों में प्रबलता किसका ज्यादा होगा? 10 का, क्योंकि उसका धारा घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो जिस तार में अधिक धारा प्रवाहित होती है इसका मतलब उस तार का धारा घनत्व अधिक होता है, ठीक है। और जिस तार में कम धारा प्रवाहित होती है तो उसका धारा घनत्व कम होता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए चांदी और लोहा दोनों में धारा घनत्व किसका ज्यादा होगा? चांदी का, क्योंकि चांदी में सबसे अधिक धारा बहती है। सबसे अधिक धारा बहने का मतलब उसके एकांक आयतन में अधिक धारा जा रही है, और लोहे में एकांक आयतन में कम धारा जाती है, इसलिए लोहे का धारा घनत्व क्या होता है? कम होता है। समझिए ऐसे। तो ये एक चालक है, ठीक। और आप सभी को हमने बताया कि इस तार को अगर ऐसे रखेंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगी, लेकिन जब इसी तार को बैटरी या किसी विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इसमें धारा बहने लगती है। सही है। ये कंडक्टर चालक हो गया हमारे पास। इस तार के में अंदर एक बिंदु हम ले लेते हैं और इस बिंदु के चारों ओर एक छोटा सा आयतन ले लेते हैं जिसे एकांक आयतन कहते हैं, ठीक। और इस एकांक आयतन से लंबवत जितनी धारा प्रवाहित हो रही है यही संख्या उस चालक की क्या कहलाएगी? धारा घनत्व। अगर सोचिए एकांक आयतन से 2 करंट फ्लो कर रही है तो इसके पूरे आयतन से अधिक करंट फ्लो करेगी, और यदि एकांक आयतन से 10 करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब इस पूरे से और अधिक धारा फ्लो करेगी। भाई एक आयतन के, ठीक है, एक आयतन से 2 करंट फ्लो कर रही है तो इसके पूरे आयतन से और ज्यादा फ्लो करेगी, लेकिन अगर एक आयतन से 3 करंट फ्लो कर रही है तो इसके संपूर्ण आयतन से और ज्यादा फ्लो करेगी, ठीक है। तो हम एकांक आयतन की बात करते हैं, संपूर्ण की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे एकांक आयतन में संख्या जब ज्यादा हो जाएगा तो संपूर्ण आयतन में संख्या वैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो उसके छोटे से भाग की बात करेंगे, और अगर छोटे से भाग में वो चीज ज्यादा है तो मान लेते हैं कि इस पूरे भाग में वो चीज क्या है? ज्यादा है। अगर उस छोटे से भाग में वो वस्तु कम है तो मान लेते हैं कि वो पूरे भाग में वो वस्तु क्या है? कम, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक चद्दर है, ऐसे एक चद्दर है, मम्मी कही ले जाए पे गेहूं डाल दा, तुमने गेहूं ऐसे डाल दिया ऐसे, ठीक। अब देखो अगर ये छोटे से इसके एरिया पर गेहूं बहुत घना है, ठीक, तो मान लेते हैं कि पूरे चादर पे क्या है? गेहूं ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन अगर जब इस छोटे से जगह पर ही गेहूं की संख्या क्या है? कम है, इसका मतलब पूरे भाग पर गेहूं क्या है? कम। समझ में आ गई बात? तो घनत्व का सेंस यहीं से लीजिए कि अगर एक छोटे से एकांक आयतन से अगर अधिक धारा जा रही है तो संपूर्ण आयतन से अधिक धारा जाएगी, ठीक। तो जो एकांक आयतन है वही उसके घनत्व को रिप्रेजेंट कर देता है। समझ में आ गई बात? अब तो जब भी आपको धारा घनत्व की बात कहा जाए तो आप यही लिखेंगे, किसी, कौन है जी, किसी चालक के अंदर किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात?
किसी भी चालक के अंदर किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसी को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? जे, और जे बराबर होता है आई अपान ए। ये इसका सूत्र, जे बराबर आई अपान ए। ए क्या है? वो एकांक क्षेत्रफल है, और आई क्या है? उस एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली लंबवत धारा का मान है। ठीक है, तो आई बटा ए। अब देखिए इसका मात्रक भी पूछा जाता है। धारा घनत्व का एस आई मात्रक क्या होगा? धारा घनत्व का एस आई मात्रक कौन बताएगा? बताओ, धारा घनत्व का मात्रक बता दो। ए बगलों में लिखल बना जे बराबर आई अपान ए। तो आई धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर। भाई इसको प्रति बोलते हैं, और ये धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, और इसको हम बोलते हैं प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर पे दूंगा तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका एसआई मात्रक है। अगर विमीय सूत्र पूछ देता है कि धारा घनत्व का विमीय सूत्र बताइए, धारा घनत्व का क्या विमीय सूत्र बताइए, क्या सूत्र है इसका? तो देखिए एम्पियर का तो ए हो गया, और क्षेत्रफल का एल पे दूंगा, क्षेत्रफल का क्या होगा? एल पे। तो जब एल पे दूंगा तो ऊपर जाएगा, तो एल पे माइनस दूंगा तो जाएगा, और एम्पियर ए, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ठीक है, अगला धारा घनत्व कौन सी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कौन सी राशि? हाँ, इसकी दिशा भी होती है, ध्यान रखिएगा, सदिश राशि। ठीक है, जिस आगे देखिए, जिस चालक का धारा घनत्व क्या है? अधिक है, उस चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा। उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी जिस चालक का धारा घनत्व सबसे अधिक होगा। तो अगर हमारे पास मान लो एक ऑप्शन हो, चांदी हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, कहा जाए इनको धारा घनत्व के बढ़ते क्रम में रखिए, बढ़ते क्रम में रखिए। यहाँ लिख दें, निम्न पदार्थों को उनके धारा घनत्व के बढ़ते क्रम में रखिए। मान लीजिए आपके सामने क्या है? ऑप्शन में है लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, ये है, और आपसे कहा जाए कि इनको धारा घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। धारा घनत्व का बढ़ता क्रम मतलब जिसका धारा घनत्व सबसे कम हो उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा लिखेंगे, फिर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका लिखेंगे लास्ट में। ये बढ़ता क्रम है। अगर घटता क्रम पूछ दे तो जिसका सबसे ज़्यादा धारा घनत्व उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे अधिक वाले कम वाले लिखेंगे, फिर उससे कम वाले लिखेंगे, फिर उससे कम। जैसे सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हो तो बढ़ता क्रम है, जब उतरते हो तो घटता क्रम। समझ आ गई बात? तो इसमें अगर आप देखो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम धारा घनत्व किसका होगा? Fe का, लोहे का। क्यों? लोहे में कम करंट फ्लो करती है,
तो लोहे का धारा घनत्व तो सबसे कम होगा, इसलिए Fe पहले होगा और छोटे का नहीं दिख रहा, यहाँ पे देख लीजिएगा Fe, और ये साइन जानते हैं ना, नुकीले के तरफ जो होता है वो छोटा होता है और जो चौड़े वाले की तरफ होता है वो, तो Fe सबसे छोटा होगा इसमें। तो सबसे पहले Fe को लिखा। Fe के बाद आता है एल्युमिनियम, हमने एल्युमिनियम लिखा। एल्युमिनियम से ज्यादा धारा घनत्व तो कापर का होता है, कापर से ज्यादा सोने का होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, Ag का। Ag का सबसे ज्यादा होता है, Ag में सबसे ज्यादा करंट बहता है, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए उसका धारा घनत्व सबसे। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। अगर ये कहता घटता हुआ क्रम लिखिए तो ये उल्टा कर देंगे, Ag को पहले लिखेंगे Ag, फिर लिखेंगे कौन Au, फिर कौन लिखेंगे Cu, फिर कौन लिखेंगे Al, फिर कौन लिखेंगे Fe। समझ आई बात? तो धारा घनत्व के आधार पर इनको बढ़ते और घटते क्रम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये बढ़ता क्रम है और ये घटता क्रम है। समझ आ गया? तो एग्जामिनर क्वेश्चन जो बनाता है उसके माइंड पे डिपेंड करता है। धारा घनत्व हम रट के चले गए, धारा घनत्व तो ये है, और धारा घनत्व का डिफिनीशन न पूछ करके ये पूछ दिया कि धारा घनत्व के बढ़ते क्रम में इनको रखिए, तब कहते हो अरे हम तो धारा घनत्व पढ़े थे, तो धारा घनत्व से ये वाला कहाँ से आ गया। इसलिए हमने आपको बता दिया कि जिसका धारा घनत्व ज्यादा होता है उसमें सबसे ज्यादा धारा बहेगी, जिसका धारा घनत्व कम होगा उसमें धारा कम बहेगी। तो सब बढ़ते क्रम में अगर पूछे तो जिसका धारा घनत्व कम है सबसे उसको पहले लिखिए, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। और घटते क्रम में पूछे तो जो सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। हो गया भाऊ? सही है ना? तो नोट कर लीजिए यहाँ तक।